जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। हमारा सबका प्यारा सा यूट्यूब चैनल है इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, हम सांबर या शाकंभरी के चौहान राजवंश के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में चौहान राजवंश के सबसे शक्तिशाली शासक कहे जाने वाले विग्रहराज चतुर्थ के बारे में चर्चा की है। हालांकि आज हमारी चर्चा का विषय दोस्तों सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय या फिर राय पिथौरा रहने वाला है, जो कि सांबर, शाकंभरी या फिर अजमेर के चौहान राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक है। आज हम इनकी बात करेंगे, जिनको दोस्तों इतिहास में भारत का अंतिम हिंदू सम्राट या फिर भारत का अंतिम हिंदू शासक भी कहा जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट के चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म होता है 1166 ईस्वी में। गुजरात में इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है? गुजरात में इनका जन्म होता है। गुजरात के पाटन या फिर अनहिल पाटन में इनका जन्म होता है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम है दोस्तों सोमेश्वर। सोमेश्वर भी चौहान राजवंश के शासक रहे थे। इनकी माता का नाम है दोस्तों कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी, कर्पूरी देवी इनकी माता का नाम है। कर्पूरी देवी के बारे में अभी हम थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। फिलहाल मैं कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर साथ में चर्चा कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों इनकी पत्नी का नाम है सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 2 पत्नियां थी। हालांकि और भी पत्नियां रही होगी, लेकिन हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अगर हम चर्चा करें तो 2 पत्नियों के यहाँ पर जिक्र करेंगे। एक का नाम है दोस्तों, पेन चेंज करेंगे, एक का नाम है दोस्तों संयोगिता। क्या नाम है प्यारे दोस्तों? संयोगिता। संयोगिता कौन है? गढ़वाल शासक जयचंद की पुत्री है ये, जिनका जिक्र हम आगे भी करेंगे। इसके अलावा इनकी एक और पत्नी है दोस्तों इच्छिनी देवी। इच्छिनी देवी, इच्छिनी देवी आबू के परमार शासक की पुत्री। इनका जिक्र भी हम थोड़ी देर बाद में वापस कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों इनका प्रधानमंत्री था पीएम, यानी कि इनका प्रधानमंत्री था कदम्बदास। कदम्बदास या फिर दोस्तों केमास। केमास भी मिल जाता है कई जगह पर, तो दोनों लिख देते हैं। इसके अलावा दोस्तों इनका मित्र, बाल सखा, इनके बचपन का दोस्त, लंगोटिया यार जिसे हम कह सकते हैं, विद्वान, दरबारी। उनका नाम है दोस्तों चंद बड़दाई। चंद बड़दाई दोस्तों, चंद बड़दाई का वास्तविक नाम पृथ्वी बट है। क्या नाम भी? पृथ्वी बट चंद बड़दाई का वास्तविक नाम है। हम सबको जानकारी है दोस्तों कि चंद बड़दाई के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा गया। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया। दोस्तों, कुछ जगह पर ऐसा भी वर्णन मिलता है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ है। हालांकि ये जो जानकारी है ये तथ्यात्मक रूप से उतनी सही प्रतीत नहीं होती है। तो वर्तमान में इसके संबंध में वाद विवाद तथा तर्क वितर्क की स्थितियां हैं। तो वर्तमान में हम किसी भी निर्णय पर पहुंचने की स्थिति में नहीं है। चंद बड़दाई जो कि इनका बाल सखा, मित्र, दरबारी, विद्वान था, इनके द्वारा पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा गया। और पृथ्वीराज रासो ग्रंथ ही वह ग्रंथ है दोस्तों जिसमें संयोगिता का वर्णन मिलता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जब तराइन का दूसरा युद्ध हार जाते हैं तो उसके बाद में जो वो अब अफगानिस्तान लेके जाता है, उनको गजनी लेकर जाता है, तो उस बात का उल्लेख मिलता है। वो सारी बातें हम सबको जानकारी है उन सभी चीज़ों की। इसके अलावा दोस्तों एक और इनका दरबारी विद्वान था। दरबारी विद्वान था एक और सम्राट पृथ्वीराज चौहान का, जिसका नाम है दोस्तों जयानक भट्ट। जयानक भट्ट एक और इनका दरबारी विद्वान था। जयानक भट्ट के द्वारा दोस्तों पृथ्वीराज विजयम नामक ग्रंथ लिखा गया। पृथ्वीराज विजयम ग्रंथ की रचना की गई। पृथ्वीराज विजयम ग्रंथ की रचना जयानक भट्ट के द्वारा की गई और जयानक भट्ट पृथ्वीराज चौहान का दरबारी था। पृथ्वीराज विजयम ग्रंथ को पृथ्वीराज रासो की तुलना में अधिक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है ऐतिहासिक रूप से, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज रासो में किस्से, कहानियां तथा कल्पनाओं का ज्यादा प्रयोग किया गया है, जबकि पृथ्वीराज विजय में तथ्यों का अधिक प्रयोग किया गया है। इस वजह से दोस्तों ऐतिहासिक रूप से इस ग्रंथ की प्रामाणिकता थोड़ी अधिक है।
हालांकि वर्तमान में जो थोड़े दिन पहले जो मूवी आई थी, जो फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, जिसको डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी के द्वारा निर्देशित किया गया है, जिसका नाम है दोस्तों सम्राट पृथ्वीराज, उसमें पृथ्वीराज रासो के ऊपर ही उस मूवी का चित्रण किया गया। तो पृथ्वीराज रासो खुद अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्टरी ग्रंथ है, क्योंकि इसके बारे में इतिहासकारों तथा विद्वानों के मन में मतभेद की स्थिति रहती है कि ये ग्रंथ वास्तव में प्रामाणिक है या फिर काल्पनिक है। बहरहाल इसका भी अपना अस्तित्व है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का दोस्तों उपनाम भी मिलता है, इनको राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान को दोस्तों राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। क्यों जाना जाता है इनको राय पिथौरा के नाम से? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा दोस्तों दिल्ली में पिथौरागढ़ नामक किले का निर्माण करवाया गया, और इसी पिथौरागढ़ किले को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तोड़कर इस किले के निकट ही कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया गया। इसको किसने तोड़ा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़ा तहस नहस किया, और इसके नजदीकी दोस्तों कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया गया। और दोस्तों ये जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, इसी के निकट एक इमारत है, एक भव्य इमारत है, जिसे कहा जाता है दोस्तों कुतुब मीनार। और वर्तमान में अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें, समसामयिकी की बात करें, तो जो कुतुब मीनार है इस पर संशय के बादल छाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कुछ चिन्ह मिले हैं, ऐसी मूर्तियां मिली है जो दोस्तों हिंदू देवी देवताओं से संबंधित है। इस वजह से वर्तमान में हिंदू पक्ष ये मांग कर रहा है कि जो मूर्तियां मिली हैं वहाँ पर उनको पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। इस वजह से ये जो याचिका है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है और विचाराधीन है, देखना है इस पर क्या निर्णय आता है। लेकिन फिलहाल ये करंट अफेयर का जरूर विषय है कुतुब मीनार वाला। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के निकट ही एक मीनार है, 5 मंजिला मीनार है दोस्तों, वो कुतुब मीनार जिसका नाम है। ऐसा कहा जाता है कि इस कुतुब मीनार का निर्माण अलग अलग कालखंडों में हुआ। हालांकि इतिहास में ऐसा देखने को मिलता है कि इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया, लेकिन वर्तमान में ये खोज का विषय है कि इसका निर्माण आखिरकार किसके द्वारा करवाया गया था। फिलहाल हम यही मान के चल रहे हैं कि इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया। इसके अलावा दोस्तों सम्राट पृथ्वीराज चौहान को दल पोंगल भी कहा गया, दल पोंगल की उपाधि भी दी गई। किसने दी दोस्तों? पृथ्वीराज रासो में इनको दल पोंगल कहा गया। पृथ्वीराज रासो में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के लिए दल पोंगल की उपाधि निर्धारित की गई। किसके द्वारा? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा, यानी कि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को दल पोंगल कहा। और दल पोंगल का अर्थ होता है दोस्तों विश्व विजेता। दल पोंगल का अर्थ होता है दोस्तों विश्व विजेता। विश्व विजेता नामक विरुद्ध का इस्तेमाल किया है चंद्रबरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के लिए। दोस्तों ये जो हमने डिस्कस किया है अभी तक, ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक बेसिक जानकारी है कि जन्म कहाँ पर हुआ, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, मित्र का नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या है, सारी जानकारियां हमने डिस्कस की है। बहुत बेसिक जानकारी हैं। अब हम दोस्तों युद्धों के बारे में चर्चा करेंगे कि महोबा का युद्ध कब हुआ, भंडारकों का दमन कब किया गया, गढ़वाल शासक जयचंद से युद्ध कब हुआ, तराइन का युद्ध कब हुआ, ये सारी चीजें हम चर्चा का विषय बनाएंगे इसके बाद में। दोस्तों मैंने आपसे चर्चा के दौरान बोला था कि कर्पूरी देवी का जिक्र थोड़ी देर बाद में भी करेंगे। क्यों करेंगे दोस्तों? कर्पूरी देवी जो कि सोमेश्वर की पत्नी थी, और कर्पूरी देवी जो कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय या फिर राय पिथौरा की माता थी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान दोस्तों 11 वर्ष की उम्र में ही शासक बन जाते हैं, यानी कि 1166 में जन्म होता है और 77 में शासक बन गए, यानी कि इनकी उम्र क्या थी? 11 वर्ष की, यानी कि अल्प वयस्क थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान अल्प वयस्क होने के कारण दोस्तों उनकी माता कर्पूरी देवी के द्वारा शासन के संपूर्ण भाग दौड़ संभाली जाती है और उसका कुशल नेतृत्व भी किया जाता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कर्पूरी देवी न केवल सम्राट पृथ्वीराज चौहान की माता हैं, बल्कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की ये संरक्षिका भी है। क्या भी है? संरक्षिका, गार्जियन भी है ये, जिसने शासन की भागदौड़ संभाली है।
तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। जैसे दोस्तों हम विक्रमादित्य का जिक्र करते हैं, जब विक्रमादित्य महाराणा सांगा के बाद में शासक बना था तो उनकी माता जो कनकावती थी, कर्मावती थी, उनके द्वारा शासन की भागदौड़ संभाली गई और उसी दौरान दूसरा शाखा गठित हुआ था मेवाड़ का। तो उसकी चर्चा हमने की है वहाँ पर। अगर आपको मेवाड़ की गुइल वंश की लेक्चर भी चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको जरूरत हो तो। फिलहाल हम यहाँ पर आते हैं वापस। ये दोस्तों एक बेसिक जानकारी, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे सपने बाहर के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। अब दोस्तों हम युद्धों की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। अब हम युद्धों की बात करेंगे क्योंकि बहुत हो गई बुद्ध और शांति की बातें, अब समय आ गया दोस्तों युद्धों का। करें चर्चा, करते हैं। 1178 में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के घर में ही विद्रोह हो जाता है। अपर गांगे और नागार्जुन जो इसके चाचा थे, कुछ जगह पर ऐसा लिखा गया है कि इसके चचेरे भाई थे, कोई भी हो, लेकिन ये अपर गांगे और नागार्जुन दोनों ही क्या कर देते हैं, बगावत कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं, क्योंकि इनको सत्ता हत्या नहीं होती है, इस वजह से ये विद्रोह करते हैं। इस समय पे संरक्षिका कौन है, कर्पूरी देवी संरक्षिका है, क्योंकि इस समय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की आयु मात्र 12 वर्ष थी। कर्पूरी देवी के द्वारा ये दोस्तों इस विद्रोह को दबा दिया जाता है, यानी कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान तो है ही सही, लेकिन कर्पूरी देवी का ज्यादा योगदान है। यानी कि अपर गांगे और नागार्जुन की विद्रोह का दमन, इनकी विद्रोह का दोस्तों क्या कर दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है, यानी कि विद्रोह ज्यादा उठ नहीं पाता है, उसको दबा दिया जाता है। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। 1182 ईस्वी में दोस्तों सतलज प्रदेश के भंडारक विद्रोह कर देते हैं। हालांकि ये जो भंडारकों का विद्रोह है दोस्तों, ये विग्रहराज चतुर्थ के समय भी था। ये जो भंडारकों का विद्रोह है दोस्तों, ये सम्राट विग्रहराज चतुर्थ के समय भी था, लेकिन उनका पूर्ण रूप से दमन उस समय नहीं किया गया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के द्वारा 1182 ईस्वी में सतलज प्रदेश के भंडारकों का जो विद्रोह घटित हुआ था दोस्तों, इस विद्रोह का पूरी तरीके से क्या कर दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है, यानी कि भंडारकों के विद्रोह को पूरी तरीके से कुचल दिया जाता है। 1182 ईस्वी में ही दोस्तों एक ऐतिहासिक युद्ध घटित होता है जिसे कहा जाता है महोबा का युद्ध। महोबा का युद्ध होता है क्या है दोस्तों, महोबा का शासक होता है, चंदेल शासक होता है जिसका नाम है परमार्दी देव। क्या नाम है, परमार्दी देव। इस परमार्दी देव जो कि चंदेल शासक है, महोबा का शासक, इस पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय या फिर राय पिथौरा के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है। जब चंदेल शासक परमार्दी देव खतरे में होता है तब वो अपने सेनापति आला तथा उदल का आह्वान करता है। आला और उदल युद्ध भूमि में आ डटते हैं। इस दौरान जो परमार्दी देव है वो युद्ध मैदान छोड़ देता है और आला उदल के द्वारा सेना का नेतृत्व किया जाता है। न केवल दोस्तों सेना का नेतृत्व किया जाता है बल्कि युद्ध लड़ा जाता है, बड़ी वीरता से युद्ध लड़ा जाता है। और ऐसा कहा जाता है उस युद्ध में निर्णायक तौर पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की विजय जरूर हुई थी, लेकिन उस विजय में दोस्तों अपना सब कुछ झोंक दिया था आला और उदल ने। हालांकि उनकी सेना पराजित हो गई थी, लेकिन आला और उदल की वीरता की अभी तक भी प्रशंसा की जाती है। अभी तक भी कथा, लोक कथाओं में, कहानियों में, किस्सों में, कविताओं में आला और उदल का जिक्र हमें देखने को मिल जाता है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों आला और उदल अहीर या फिर यादव समाज के व्यक्ति थे और ये सेनापति थे। किसके सेनापति थे, ये परमार्दी देव के सेनापति थे, जिन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के हमले का डटकर मुकाबला करते हुए अंत में अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और इस वजह से दोस्तों ये हार कर भी इनका नाम आज उसी सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि भारतीय इतिहास में हारने वाले को इतनी निर्लजता से देखने का कोई प्रावधान नहीं है।
लेकिन हारने वाला बस बहादुर होना चाहिए। पीठ दिखाकर हारने वाले को यहाँ पर कभी सम्मान नहीं दिया गया, लेकिन दोस्तों जिसने सीने पर वार झेले, जिसने सीने पर सारी चीजें झेली, उसको हमेशा इतिहास ने हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा है, उसको इतिहास ने हमेशा याद किया है। भले वो जेमल बेड़तिया हो, फत्ता सिसोदिया हो, वीर कल्ला राठौड़ हो, इसके अलावा दोस्तों अलाउद्दीन क्यों ना हो, इनको हमेशा इतिहास याद रखते हैं। लिख लेते हैं इनका। 1182 ईस्वी में महोबा का जो चंदेल शासक है, इसका नाम है दोस्तों परमार्दी देव। परमार्दी देव सम्राट पृथ्वीराज चौहान को अपनी सीमाओं का विस्तार करना है, इस वजह से यहाँ पर आक्रमण किया जाता है। तब दोस्तों इसके सेनापति जो होते हैं आला और उदल, आला और उदल, इनका आह्वान किया जाता है। ये युद्ध भूमि में आते हैं, बड़ी वीरता से लड़ते हैं। ये युद्ध दोस्तों इतना धीर गंभीर और विषम होता है कि इस युद्ध को तुमुल का संघर्ष भी कहा जाता है। और तुमुल किसी स्थान विशेष का नाम नहीं होकर तुमुल का शाब्दिक करते हैं भयंकर, यानी कि ये युद्ध इतना भयंकर, विध्वंसक, विनाशक था कि इस युद्ध को तुमुल का युद्ध कहा गया। और तुमुल को स्थान विशेष नहीं होकर तुमुल एक विरुद्ध है जो कि भयंकर के लिए प्रयोग होता है। यानी कि ये जो संघर्ष था दोस्तों, इसे तुमुल का युद्ध या फिर तुमुल का संघर्ष भी कहा जाता है। तुमुल का संघर्ष या फिर तुमुल का युद्ध भी कहा जाता है। तो 1182 ईस्वी में ये दो घटनाक्रम घटित हुए थे। सतलज प्रदेश के भंडारकों का दमन और महोबा में परमार्दी देव को पराजय का स्वाद चखाया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा। अलाउद्दीन का नाम आप अवश्य याद रखना, कौन सा युद्ध था और तुमुल का क्यों कहा गया, ये जानकारी भी आप जरूर ध्यान में रखना। उसके बाद में दोस्तों हम चौहान चालुक्य संघर्ष की बात करना चाहेंगे। किसी बात करेंगे हम चौहान चालुक्य संघर्ष की बात करेंगे। एक बार मैं वीडियो की लेंथ चेक करता हूँ, सही से काम तो कर रहा है ना सिस्टम, क्योंकि पहले एक बार 32 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हो गया था, उसके बाद में अचानक बंद हो गया, फिर वापस डबल रिकॉर्ड करना पड़ा उसको, इस वजह से समस्या आ रही है। तो चेक कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चालुक्य चौहान संघर्ष को नया नहीं है, ये संघर्ष ऐसा नहीं है जो पृथ्वीराज चौहान के समय से प्रारंभ हुआ। यह संघर्ष दोस्तों काफी पुराना है। चालुक्य शासन किया करते थे गुजरात पर, चौहान शासन किया करते थे अजमेर, सांभर, शाकंभरी, दिल्ली तक। विग्रहराज चतुर्थी के समय तो उन्होंने दिल्ली तक शासन किया था। वो अपनी जगह शासन करते थे, ये अपनी जगह शासन करते थे। उनकी भी साम्राज्य विस्तार की नीति थी, इनकी भी साम्राज्य विस्तार की नीति थी। कौन शासक ऐसा नहीं चाहेगा कि स्वयं का राज्य का विस्तार हो? हर कोई शासक चाहेगा कि स्वयं का राज्य का विस्तार हो, और ये ऐसा सोचना और ऐसा चाहना स्वाभाविक भी है, इसमें कोई गलत भी नहीं है। कई बार दोनों की सीमा उधर से विस्तार हो रहा है, इधर से विस्तार हो रहा है, सीमा पास में आ गई, अब युद्ध की स्थिति तो हो गई थी। इस वजह से दोस्तों चौहान और चालुक्यों के मध्य एक लंबे समय से संघर्ष की स्थितियां थी। ये स्थितियां बहुत पुराने समय से चली आ रही थी, बहुत पुराने समय से चली आ रही थी वास्तव में। लेकिन 1184 से 1187 के मध्य पृथ्वीराज चौहान तृतीय तथा चालुक्यों के मध्य भी एक संघर्ष देखने को मिलता है। इस समय दोस्तों चालुक्यों का शासक होता है, यानी कि गुजरात के जो चालुक्य हैं उनका शासक होता है दोस्तों भीम सेकंड, और चौहान राजवंश का शासक तो पृथ्वीराज चौहान ही सी, इसमें तो कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1187 में दोस्तों अंतिम बार इनके मध्य अच्छी खासी मुठभेड़ होती है, अच्छा खासा युद्ध होता है, और ऐसा कहा जाता है उस युद्ध में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और भीम द्वितीय जो कि गुजरात के चालुक्य राजवंश का शासक था, उसको सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ संधि करनी पड़ती है। और इस संधि के तहत बाद में शांति बहाल हो जाती है, क्योंकि उनको घुटने टेकने पड़ते हैं और पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। यानी कि दोस्तों सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो कि केवल 11 वर्ष की आयु में शासक बना था, वो अपने चाचाओं को के विद्रोह का दमन कर चुका है। उसने भंडारकों के विद्रोह का दमन कर दिया दोस्तों। उसने महोबा के युद्ध को जीत लिया। उसने दोस्तों चालुक्य संघर्ष की समाप्ति कर दी। अब कहानी में और किस्सा आएगा जब गढ़वाल शासक को भी ये पराजित करेगा, फिर तराइन के युद्ध में भी पहली बार पराजित करेगा। सारी चर्चाएं करेंगे धीरे धीरे। एक कहानी तो यह है दोस्तों कि चालुक्य भी अपनी
साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे और चौहान भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। दोनों के मध्य टक्कर होना स्वाभाविक है और संघर्ष का रास्ता खुला यहीं से। लेकिन इससे इतर कहानी का दूसरा पक्ष एक और भी है। ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि आबू के प्रमाण शासक की पुत्री थी इच्छिनी देवी। इच्छिनी देवी देखने में काफी खूबसूरत थी। तो भीम सेकंड जो चालुक्य शासक था गुजरात का, वो भी उससे पाने के लिए लालायित था। और पृथ्वीराज चौहान भी युवा तरुण जवान, वो भी खूबसूरती को पाने के लिए लालायित। तो ऐसा कहा जाता है कि इस इच्छिनी देवी को पाने के लिए दोनों के मध्य संघर्ष की स्थिति आन पड़ी थी। लेकिन इच्छिनी देवी का विवाह हो जाता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ, भीम सेकंड के साथ नहीं होता है। तो एक कथा या फिर एक दंत कथा, एक किंवदंती ये भी देखने को मिलती है कि इच्छिनी देवी के कारण इनके मध्य ये युद्ध हुआ। हालांकि मुझे ऐतिहासिक रूप से ये बात बिल्कुल भी सत्य के नजदीक प्रतीत नहीं होती है कि इच्छिनी देवी की वजह से ये युद्ध हुआ होगा, क्योंकि चौहान चालुक्य संघर्ष कोई नया नहीं है, ये काफी लंबे समय से चौहान चालुक्य संघर्ष चला आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई इच्छिनी देवी अभी आई और अभी से ये संघर्ष प्रारंभ हुआ, ये संघर्ष तो काफी पुराना है। तो संघर्ष काफी पुराना होने के कारण और साम्राज्यवाद की दोनों की नीतियां होने के कारण उनका युद्ध होना स्वाभाविक था। और इच्छिनी देवी की जो कथा है ये कुछ हद तक दोस्तों काल्पनिक की प्रतीत होती है। बराबर 1187 में अंतिम रूप से चौहान चालुक्य संघर्ष का अंत हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों अब हम गढ़वाल शासक जयचंद की चर्चा करना चाहते हैं। थोड़ी चर्चा विशेष है, खास है, तो इसको पूरे को हटाकर नए सिरे से क्यों ना करें। तो दोस्तों वो जो मैंने अभी आपको बात बोली है कि आबू का प्रमाण शासक जिसकी पुत्री इच्छिनी देवी, उसके लिए भी दोनों के मध्य युद्ध हुआ। मेरे ख्याल से उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैंने बोला है तो आप लिखना चाहो तो थोड़ा पॉज करके लिख भी सकते हो। अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों जयचंद की। कन्नौज कहाँ पर है भाई? ये कन्नौज है दोस्तों यूपी में। और कन्नौज का शासक था दोस्तों जयचंद। गढ़वाल शासक था यहाँ का, गढ़वाल शासक था दोस्तों जयचंद। कुछ जगह ऐसा भी वर्णन मिलता है कि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दोनों ही मौसेरे भाई थे। हालांकि ये बात भी ऐतिहासिक रूप से कितने सत्य हैं, इसमें भी विद्वानों या इतिहासकारों के मध्य मतभेद है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी में ऐसा कोई वर्णन नहीं है दोस्तों कि दोनों मौसेरे भाई हैं। होता क्या है दोस्तों, जो जयचंद है ये स्वयं भी शक्तिशाली शासक था, सम्राट पृथ्वीराज चौहान भी शक्तिशाली शासक था। दोनों ही अपनी सीमाओं का, अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे, विस्तार करना स्वाभाविक भी है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का अधिकार क्षेत्र या फिर उसकी सीमा दिल्ली तक लगती थी, यानी कि दिल्ली पर भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान का अधिकार था। जयचंद दिल्ली को जीतना चाहता था, इस वजह से इनके मध्य संघर्ष की स्थिति होना स्वाभाविक है। ऐसा कहा जाता है कि इनके मध्य संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में, उस युद्ध में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की निर्णायक तौर पर विजय हुई, जयचंद हार गया। उसके बाद में इन दोनों के मध्य तनातनी का माहौल रहा काफी लंबे अरसे तक। लेकिन दोस्तों पृथ्वीराज रासो एक और कहानी बताता है, यानी कि चंद बड़दई, जिसका वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट है, जो बाल सखा है पृथ्वीराज चौहान का, वो एक अलग कहानी बताता है। किसमें? पृथ्वीराज रासो में। और अधिकांश इतिहासकार उसकी उस कहानी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उसको केवल काल्पनिक कहानी मानते हैं। हालांकि कुछ इतिहासकार उसके समर्थन में भी हैं। हम कहानी की चर्चा करना चाहेंगे। जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी दोस्तों संयोगिता, खूबसूरत रही होगी। संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान की कहानियां सुनी थी कि वीर योद्धा है, जवान है और उत्तर भारत का सम्राट है। तो वो उसकी कहानियां सुन सुनकर उससे प्रभावित होने लगी। प्रभावित दोस्तों इस कदर होने लगी कि संयोगिता को पृथ्वीराज से प्रेम हो गया और पृथ्वीराज को भी संयोगिता से प्रेम हो गया, यानी कि आग दोनों तरफ लगने लगी।
अब आग दोनों तरफ लगने लगी तो मिलन के समय मिलन की घड़ी आने वाली है, मतलब अगर परिस्थितियां अनुकूल रहे तो। होता क्या है दोस्तों, जयचंद को ये बात जब पता लगती है तो जयचंद के द्वारा संयोगिता का स्वयंवर का आयोजन किया जाता है। सभी राजकुमारों को बुलाया जाता है, युवराजों को बुलाया जाता है। पृथ्वीराज चौहान को इस स्वयंवर में आयोजित नहीं किया जाता है, बल्कि पृथ्वीराज चौहान का एक स्टेचू, एक पुतला बनाकर द्वारपाल की जगह उस पुतले को खड़ा कर दिया जाता है पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के लिए। स्वयंवर चल रहा होता है। संयोगिता किसी भी वर का चुनाव नहीं करती, किसी के भी गले में वरमाला नहीं पहनाती, बल्कि वो जो स्टेचू थी, वो जो मूर्ति थी द्वारपाल की जगह पृथ्वीराज चौहान की, वहां पर जाकर वो वरमाला डाल देती। इसी समय पृथ्वीराज चौहान की एंट्री होती है। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता का अपहरण करता है, किडनैप करता है। बाद में इनकी सेना लगती है, लेकिन जगह जगह पर पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेनाएं तैयार कर रखी थी, तो रोकती हैं और पृथ्वीराज चौहान उसको लेकर अजमेर या फिर दिल्ली चला जाता है। तो दोस्तों ये जो घटना घटित हुई है, इसका वर्णन पृथ्वीराज रासों में मिलता है। बहुत सारे इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है, बावजूद इसके इसका वर्णन मिलता है। और वर्तमान में जो मूवी आई है अक्षय कुमार की, उसमें तो पृथ्वीराज रासों पर ही आधारित है वो मूवी। तो हालांकि उसको जो निर्देशक है डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, वो काफ़ी जाने माने निर्देशक है, राइटर है, जिन्होंने चाणक्य जैसा सीरियल लिखा, उसको बनाया। चाणक्य का रोल भी उन्होंने किया था 1991 में। उपनिषद गंगा जैसे सीरियल लिखे। बहरहाल कहानी को रोचक बनाने के लिए उन्होंने पृथ्वीराज रासों का ज़्यादा कंटेंट लिया, कोई बात नहीं, वो उनकी समस्या है, हमारी नहीं। हम इतिहास को उसी तरीके से देखेंगे जैसा कि इतिहास है। और चौहानों की जानकारी का स्रोत केवल पृथ्वीराज रासो नहीं है। चौहानों की जानकारी के स्रोत बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे कि पृथ्वीराज विजय ज़्यादा प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है पृथ्वीराज रासो की तुलना में। इस वजह से दोस्तों अधिकांश इतिहासकार इस कहानी को काल्पनिक ही मानते हैं। अधिकांश इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जयचंद की मंशा थी अपने साम्राज्य का विस्तार करना, पृथ्वीराज चौहान की इच्छा थी अपने साम्राज्य का विस्तार करना। दोनों के मध्य संघर्ष होना स्वाभाविक था। और ये संयोगिता की कहानी बीच में आ गई। एक बार लिख भी लेते हैं। गढ़वाल शासक जयचंद, इसकी पुत्री दोस्तों संयोगिता। इस संयोगिता का अपहरण किया जाता है। हालांकि अपहरण में इसकी भी रजामंदी होती है, ऐसी कोई बात नहीं। और अपहरण करके पृथ्वीराज चौहान के द्वारा विवाह कर लिया जाता है। जयचंद अपमानित महसूस करता है, उससे उसका किला छीन लेते, गांव छीन लेते, सब कुछ छीन लेते, वापस पाया जा सकता था। लेकिन किसी से उसका सम्मान छीन लोगे, गौरव छीन लोगे तो कहां से लाएगा। सम्मान का तो कोई विकल्प नहीं होता है ना। और पृथ्वीराज रासो के अनुसार जयचंद का अपमान हुआ था। इस वजह से कुछ दंत कथाएं ऐसी भी मिलती हैं कि जयचंद के द्वारा ही गजनी के शासक मोहम्मद गोरी को बुलाया गया था, निमंत्रण दिया गया था पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए। इस संबंध में भी इतिहासकारों के मध्य मतभेद हैं। अधिकांश इतिहासकार ऐसा नहीं मानते हैं कि जयचंद के द्वारा मोहम्मद गोरी को बुलाया गया था। अधिकांश इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि मोहम्मद गोरी आया था, उसको अपना राज्य स्थापित करना था, उसको लूटना था। जयचंद का इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन जब कहानी लिखी जानी होती है तो किसी को तो विलेन बनाना होता है। जयचंद को विलेन बना दिया गया। ऐतिहासिक रूप से दोस्तों ये बात कितनी सत्य है, इसकी घोषणा हम नहीं कर सकते, क्योंकि अधिकांश इतिहासकार ये नहीं मानते कि जयचंद के द्वारा मोहम्मद गोरी को बुलाया गया था। बहरहाल मोहम्मद गोरी आता है, तराइन का प्रथम युद्ध होता है, दूसरा युद्ध होता है। भारतीय इतिहास के संबंध में मील के पत्थर माने जाने वाले ऐतिहासिक युद्ध लड़े जाते हैं। हरियाणा के करनाल जिले के तराई क्षेत्र में, जिसे तराई का मैदान कहा जाता है, वहाँ पर तराई के युद्ध लड़े जाते हैं, उनकी चर्चा हम करना चाहेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं दोस्तों मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी की चर्चा आपसे करना चाहूँगा, इसके साथ ही तराइन के युद्ध के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। मैं एक बार कैमरे को भी देखना चाहूँगा कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, 29 मिनट 41 सेकंड और सही से चल रहा है सब कुछ, सिस्टम बढ़ते आएंगे।
गजनी का शासक था दोस्तों। गजनी कहाँ पर है? अफगानिस्तान में एक जगह है। वहां का शासक था मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी। मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी भारत में आए, भारत को लूटने के लिए आया, आक्रमण किया इसने। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में गुजरात की तरफ आया था, लेकिन गुजरात में इसको आबू के वहाँ पर ही पराजय का सामना करना पड़ा। तो बाद में मुल्तान वगैरह, लाहौर वगैरह जीतता, वो पंजाब की साइड से आया था। और जब पृथ्वीराज चौहान को ऐसा लगा कि अब सीमा में हस्तक्षेप हो चुका है, तो इनके मध्य युद्ध की स्थिति आन पड़ी। युद्ध होता भी है। प्रथम युद्ध की चर्चा करना चाहिए दोस्तों। 1191 तराइन का प्रथम युद्ध। सुजान चरित्र कहता है कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 21 बार युद्ध हुआ। हमीर महाकाव्य कहता है कि इनके मध्य 7 बार युद्ध हुआ। पृथ्वीराज रासो 3 कदम और आगे बढ़कर कहता है कि इनके मध्य 24 बार युद्ध हुआ। और सभी युद्धों में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, केवल अंतिम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। लेकिन दोस्तों इसको ऐतिहासिक रूप से सत्य नहीं माना जा रहा है। ऐतिहासिक रूप से ऐसा माना जाता है कि इनके मध्य 2 बार ही बड़े युद्ध हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का सेकेंड वार, दूसरा युद्ध 1192। तो फिर 24 बार, 21 बार, 7 बार, ये क्या है? हो सकता है कि छोटी मोटी झड़पें हुई हो, सैनिक उधर जा रहे हो उनके, मोहम्मद गोरी के, पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों को ऐसा लगा कि हमारी सीमा में घुस गए, झड़प हुई हो, पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों ने उनको भगा दिया हो, मार दिया हो। ऐसे मिलाकर 24 बार, 21 बार 2 बड़े युद्धों की चर्चा करेंगे दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का दूसरा युद्ध 1192। पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तराइन का जो युद्ध है ये कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा में जगह है। करनाल हरियाणा में है। किस किस के मध्य लड़ा गया? किस किस के मध्य लड़ा गया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय वर्सेज मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी। पृथ्वीराज चौहान विजय और मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी की पराजय नहीं, भयंकर पराजय। अफगानी सेना को इस युद्ध में भयंकर क्षति उठानी पड़ती है, भयंकर हार होती है। ऐसा कहा जाता है कि इसका जो सेनापति था, पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था, उसके द्वारा मोहम्मद गोरी पर भयंकर आक्रमण किया गया, जिससे मोहम्मद गोरी घायल हो गया, घोड़े से गिरने वाला था। एक कोई खिलजी जो इसका सैनिक था, वो उसको अपने घोड़े पर उठा के ले गया, युद्ध मैदान से बाहर ले गया। ये भी जानकारी मिलती है। कुछ ऐसा बोलते हैं कि इस युद्ध के उपरांत मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज की सेना के द्वारा पकड़ लिया गया, बंदी बनाकर अजमेर लाया गया। अजमेर लाया गया, दरबार में पेश किया गया, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सामने पेश किया गया, क्या करना चाहिए। और ऐसा बोलते हैं कुछ इतिहासकार कि इसने क्षमा याचना की कि भाई हमें माफ़ कर दीजिए। हमारे सांस्कृतिक मूल्य ऐसे हैं कि अगर कोई युद्ध में हार जाता है और उसके बाद में क्षमा मांग लेते हैं तो माफ़ कर ही देते हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी को पृथ्वीराज चौहान के द्वारा अभयदान दे दिया गया, माफ कर दिया गया, छोड़ दिया गया। छोड़ा नहीं भी गया तो भी उसको, वो जो युद्ध का मैदान में घायल हुआ था, तो उसको ले गया। लेकिन दोस्तों ये एक ऐतिहासिक भूल मानी जाती है भारत इतिहास में। इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गोरी को समाप्त कर देना चाहिए था, या फिर उसकी सेना जब भाग रही थी, या फिर गोरी भी जब भाग रहा था, तो उनका पीछा करना चाहिए था और उनको मार देना चाहिए था, उनकी शक्ति का दमन कर देना चाहिए था, शमन कर देना चाहिए था अंतिम रूप से। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के द्वारा ऐसा नहीं किया गया और इसे एक ऐतिहासिक भूल माना जाता है, और इसी का परिणाम 1192 में भुगतना पड़ता है। उसकी चर्चा करेंगे।
1192 तराइन का दूसरा युद्ध। कोई दिक्कत तो नहीं है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 स्थान हुई, आपस में हुई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, दोनों आमने सामने। मोहम्मद गोरी इस बार कूटनीति का प्रयोग करता है, विश्वासघात का प्रयोग करता है। आमने सामने सेनाएं होती है, प्रस्ताव भेजा जाता है मोहम्मद गोरी के द्वारा, हम तो युद्ध की स्थिति में नहीं है, अभी रेस्ट करना चाहते हैं, या फिर हम तो 2-5 दिन ऐसे रहेंगे, युद्ध वगैरह नहीं करेंगे, या फिर कुछ ऐसा भी मानते हैं कि दोनों का अपना अपना पड़ाव था, युद्ध की अगली तारीख थी तो अगले दिन से लड़ेंगे, एक दिन पहले रेस्ट कर रहे थे। बहरहाल स्थिति कुछ भी रही। मोहम्मद गोरी के द्वारा दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के साथ विश्वासघात किया जाता है, बड़ा विश्वासघात किया जाता है। 1192 में तराइन के मैदान में जब दोनों सेनाएं आमने सामने थी, सुबह का समय था, 4-5-6 बज रहे होंगे, नित्य क्रम सोच आदि का समय था। पृथ्वीराज चौहान को गोरी के अलावा और भी 17 तरह की टेंशन थी। गढ़वाल उस पर आक्रमण नहीं करते, वो भी उसको देखना था। चालुक्यों के साथ अच्छा संबंध नहीं था, गुजरात के चालुक्य, वो कब आक्रमण कर दे पता नहीं। कुछ सैनिक वहां पर भी रखने थे चालुक्यों को नियंत्रित रखने के लिए, कुछ शासक चंदेलों को नियंत्रित रखने के लिए भी रखने थे, कुछ सैनिक भंडारकों के नियंत्रण के लिए भी रखने थे, और कुछ सैनिक गढ़ वालों को नियंत्रण के लिए भी रखने थे। यानी कि पृथ्वीराज की सेना तो डिवाइड हो चुकी थी, मोहम्मद गोरी की सेना फुल फ्लेज थी, फिर भी आमने सामने की टक्कर नहीं हुई, इतना गोरी डरा हुआ था। सुबह के 5-6 बजे 4-5 बजे के लगभग जब सोच आदि कर रहे थे, और आधे सैनिक तो सो रहे थे, कुछ सोच आदि कर रहे थे, तब एकदम अचानक से मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में उसकी सेना के द्वारा पृथ्वीराज पर आक्रमण कर दिया जाता है। आक्रमण किया जाता है, बहुत सारे सैनिक योद्धा वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, वहीं के वहीं मारे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ का शासक सामंत सिंह भी इस युद्ध में पृथ्वीराज की तरफ से युद्ध में भाग लेने के लिए आया था। पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति जिसने प्रथम युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, खांडेराव, गोविंदराज खांडेराव, उस वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान के संबंध में अलग अलग मत हैं कि कुछ लोग तो कहते हैं कि वहीं पर मारा गया, कुछ लोग कहते हैं कि हरियाणा की सिरसा में चला गया, वहाँ मारा गया, कुछ कहते हैं कि अजमेर में मारा गया, कुछ कहते हैं कि अफगानिस्तान के गजनी में मारा गया। अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, सभी का जिक्र हम कर ही लेंगे। फिलहाल आप ये याद रखना कि तराइन की दूसरी युद्ध में मोहम्मद गोरी के द्वारा छल प्रयोग कूटनीति का प्रयोग करते हुए सम्राट पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया जाता है षड्यंत्र के माध्यम से। और उसके पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के संबंध में अलग अलग मत है, तो उनकी चर्चा हम करना चाहेंगे कि क्या क्या मत है, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई। इसको मैं पहले हटाना चाहूँगा दोस्तों, हालांकि अपने पास जगह है, फिर भी मैं थोड़ा तरीके से लिखना चाहूँगा उस चीज़ को। अरे तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, आंखों में नमी। दोस्तों सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई इसके संबंध में अलग अलग मत हैं, सारे की चर्चा हम करना चाहेंगे। पृथ्वीराज चौहान के हार के क्या कारण रहे तराइन के दूसरे युद्ध में, इसकी चर्चा भी थोड़ी कर लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान हाथी पर युद्ध लड़ रहा था, फिर उसने सोचा कि घोड़े पे लड़ते हैं, घोड़ा ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन उसका घोड़ा उसी के किसी साथी जिसका नाम सोमेश्वर बताया जाता है, जो कि बाद में मोहम्मद गोरी से जा मिला था, उसके द्वारा अदला बदली कर दिया जाता है। उस समय जो पृथ्वीराज के पास जो घोड़ा होता है उसका नाम है नाट्यरंभा, और नाट्यरंभा जो घोड़ा है वो नाट्य कला में बड़ा निपुण, नाचने उचने में। तो पृथ्वीराज के चक्कर पड़ गया, यार कौन सा घोड़ा है, किस घोड़े पे बैठ गए, युद्ध लड़ने जा रहे हैं या डांस करने जा रहे हैं।
तो नाट्यरंभा भी हार का प्रमुख कारण माना जाता है। इसके अलावा सुबह प्रातः के समय जब युद्ध की तैयारी नहीं थी सामने वाले, तब मोहम्मद घोरी के द्वारा युद्ध के नियमों के खिलाफ आक्रमण कर देना। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा तराइन के प्रथम युद्ध के बाद में पूरी तरीके से दमन नहीं करना, मोहम्मद घोरी और इसकी सेना का पीछा नहीं करना, दमन नहीं करना। जब सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ था तो 1 महीने के समय में ही सांगा बाबर ने वापस